बस करो शान से, देखो तो कितनी रात हो गई है और तुम अब तक इन फाइलों में सर खपा रही हो। तुम्हारे डैड को पता चला तो वो गुस्सा होंगे कि उनकी लाडली को ख्याल ही नहीं रखा। मिसिस हुमा राजपूत रात के 2 बजे तक अपनी इकलौती बेटी को जागते देख मसनूई खपकी से बोली थी, उफ़ो अम्मा, आप भी ना, डैड तो खुद आपसे डरते हैं कि आज कहीं हुमा बेगम नया कट्टा ना खोल दे और आप मेरे प्यारे से डैड पर इल्जाम लगा रही हैं। ना इंसाफी है यार। शानजे फाइल्स बंद करते मुस्कुराहट दबाती हुई बोली, रहने दो, डर ही ना जाए मुझसे। तुम भी कभी डरी हो जो तुम्हारा बाप डरेगा? भूली नहीं हूं मैं कल की रात तुम दोनों बाप बेटी ने जो मेरे साथ किया। मुझे मिर्चों वाला केक खिलाया और दोनों मजाक बनाते रहे। हुमा बेगम को फिर से रात का दुख याद आया। बस कर दे यार मामा, हमने क्या किया? इतने प्यार से आपके लिए केक बनाया, चॉकलेट, तो डैड इतनी दूर से खुद आए थे। आप हैं कि कदर ही नहीं है। शानजेब बालों को जोड़े की शक्ल देते हुए बोली, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, चलो सो जाओ, सुबह हॉस्पिटल में सर खपाओगी। कहती हुई वो आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकी रूम से जा चुकी थी। ये उनका रोज का मामूल था। शानजे राजपूत, यावर राजपूत और हुमा राजपूत की इकलौती बेटी थी। यावर राजपूत की जान बसती थी अपनी बेटी में। हुमा बेगम और शानजे का रिश्ता तो अल्लाह की पनाह, माँ को वो लड़की खूब सताती, यहाँ तक कि हुमा बेगम सर पकड़ के रह जाती उनकी शरारतों पे। शानजे मुतनासिब कद, सुर्खो सफेद रंगत, शहद रंग आंखें, गुलाबी लब, ठोड़ी पर मौजूद खूबसूरत तिल, कमर से नीचे जाते बाल, वो चलती फिरती कातिल हसीना थी। यावर साहब कभी भी उसे खुद से दूर नहीं करते थे। शानजी लंदन में MBBS करके आई थी और अब अपने ही नाम पर हॉस्पिटल चला रही थी, जो यावर राजपूत की तरफ से गिफ्ट था। शानजे अपना काम बहुत दिलजमी से कर रही थी। अगली सुबह शानजे जल्दी से नाश्ता करती, हुमा बेगम को बाय करती हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी। ब्लैक फ्रॉक पर चूड़ीदार पजामा, रेड दुपट्टा हाथ में, ओवरऑल डाले, वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। मैम, गाड़ी रेडी है। वो बाहर आई तो ड्राइवर मुहद्दब सा गेट खोले खड़ा था। शानजे बैक सीट पर बैठते किसी केस की फाइल पढ़ने लगी। अभी कार चलते कुछ देर ही हुई थी जब एक अचानक झटका लगने से गाड़ी रुकी। शानजी ने सिर उठाकर सामने देखा, जहां पुलिस ऑफिसर की वर्दी में खड़ा कोई शख्स गाड़ियों की चेकिंग करने में मसरूफ था। शानजी की तरफ उसकी पुश्त थी, इसी वजह से वो चेहरा अभी तक ना देख पाई थी। रहमान बाबा, देखें क्या इशू है, मुझे लेट हो रहा, आ गई। शानजी ने उकताहट भरे लहजे में कहा। रहमान बाबा बाहर निकले, तमाम मामला संभालने लगे, जिसकी वजह से बेचारी शानजी मजीद लेट हो चुकी थी। व्हाट द हेल, क्या मुसीबत है? आज ही राउंड पर सीनियर ने आना है और मैं लेट हो चुकी हूँ। रहमान बाबा, क्या इशू था? वो ड्राइविंग सीट पर बैठे रहमान बाबा से इस्तफार कर रही थी, जो उस सर फिरे ऑफिसर से जान छुड़ाकर बड़ी मुश्किल से आए थे। कुछ नहीं मैम, बस कोई नया ऑफिसर आया है, किसी मिशन की वजह से यहाँ नाकाबंदी की गई है। रहमान बाबा कहते कार स्टार्ट कर चुके थे। 10 मिनट तक वो भागती दौड़ती सड़कों को पीछे छोड़कर हॉस्पिटल आई थी। अपने रूम में आते फौरन ओवरऑल पहन ले, फाइल उठाए बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि पूरे हॉस्पिटल में एकदम भगदड़ सी मच गई। वो भागकर दरवाजे की जानिब लपकी, जब दहाड़ की आवाज से दरवाजा खुला और शानजे का नाजुक वजूद किसी चट्टानी सीने से जा टकराया। खौफ और तकलीफ के बायस शानजे के लबों से दर्दनाक चीख निकली, पर उससे पहले कि आवाज बाहर जाती, नकाबपोश ने तेजी से उसके मुंह पर हाथ रखे, चीख का गला घुटा था। खबरदार, जरा सा भी शोर तुम्हारी जान ले सकता है, डॉक्टरनी। अपनी हेजल ग्रे आंखों में सुर्खी लिए वो शानजे को साकित कर गया था। मास्क के पीछे छुपा अजनबी चेहरा उसे पूरी तरह अपने हिसार में जकड़ चुका था। शानजे होश में आते ही झटपटाकर उससे अपना आप छुड़ाने लगी। मैं हाथ हटा रहा हूं, पर याद रखना, अगर तुम चीखी तो तुम्हारी मौत को यकीनी बनाने में लम्हा नहीं लगाऊंगा। कहते हुए होले से अपना हाथ उसके लबों से दूर कर गया। शानजे उसका बारी हाथ हटते तेजी से सांस लेने लगी। उसने पहली बार इस तरह की किसी सिचुएशन का सामना किया था जिसने रूह तक को झंझोर डाला था। कौन हो तुम अंदर कैसे है? देखो, मुझे कमजोर मत समझना, मुझे कराटे आता है। मेरे डैड तो मुझे ब्रोसली कहते हैं, समझे? तो ये मत समझना कि मैं तुमसे डर गई। वो तो तुम अचानक किसी भूत की तरह आए, इसलिए बस घबरा गई, समझे? चलो अब ये मास्क हटाओ, देखने में तो शरीफ आदमी लगते हो।
भला शरीफ आदमी को यूं दिन दहाड़े किसी खूबसूरत लेडी डॉक्टर को तंग करना सेवा देता है? ये तो मेरी रहमदिली है जो अब तक तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाया। तुम जानते नहीं हो मुझे, मेरे शौहर पुलिस में है। शान से बड़कियां मारती नॉन स्टॉप बोल रही थी, जबकि मास्क में छुपे होने के बावजूद उसका मुंह उस तेज लगाम की तेजी देख के पूरा खुल चुका था जो एक सांस में बोलती उसे शॉक्ड कर गई थी। आरके ने ऊपर से नीचे तक उसे जांचती निगाहों से देखा था। कहीं से भी वो 21-22 साल लड़की शादीशुदा तो नहीं लग रही थी। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी? अपना मुंह उस तरफ करो। बल्कि नहीं, तुम यहाँ करने क्या आए हो? निकलो यहाँ से। शानजे ने उसे बाजू से पकड़कर खींचने की कोशिश की थी ताकि दरवाजे के पास से निकल सके। शानजे ने जल्दी से उसे धक्का दिया, लेकिन फिर अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस शख्स को उसकी जगह से 1 इंच तक नहीं हिला पाई थी। हो गया तुम्हारा, अब खामोशी से यहाँ चुपचाप बैठो, वरना तुम्हारा पुलिस शौहर भी यहाँ तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। और अगर जरा सी भी अकल का इस्तेमाल किया तो इस खिड़की से तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। फिर बुलाते रहना अपने उस पुलिस शौहर को मदद के लिए। आरके ने बाजू से पकड़कर खींचते उसे लाकर कुर्सी पर बिठा दिया था और खुद वहां से पड़ी फाइल्स को बारी बारी उठाकर देखने लगा था। वो एक एक फाइल्स को नीचे फेंकता जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास चीज ढूंढ रहा हो। पहले तो शानजी उसकी डर से खामोशी से बैठी रही, लेकिन फिर अपने अंदर हिम्मत पैदा करके खड़ी हुई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी धमकी से डर कर खामोशी से बैठ जाऊंगी? ये मेरा हॉस्पिटल है और तुम ये सब क्या कर रहे हो? देखो, तुम जो कोई भी हो, खामोशी से यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और ये तुम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? आरके के बिना उसकी बात सुने अपने काम में मसरूफ था। वो इसकी बातों को ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे उसे सुनाई ही न दे रहा। ओ हेलो मिस्टर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है या फिर बहरे हो गए हो? निकलो यहाँ से, वरना क्या करोगे तुम? जानती भी हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है और तुम किसको धमकी दे रही हो? आरके के सामने किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं होती और तुम मुझे धमकी दे रही हो। आरके के आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने से उसकी तरफ बढ़ने लगा था। देखो, तुम मुझसे दूर रहकर बात करो, मेरे करीब क्यों आ रहे हो? शानजे को अब वाकई में उस शख्स से डर लगने लगा था। आरके ने बिना उसे संभलने का मौका दिए खींचकर अपने सामने और अपने करीब किया था। शानजे भी उसके सीने से आकर लगी थी। छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा छोड़ो मुझे। शानजे मुसलसल खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खामोशी से बस उसे देख रहा था। फिर उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर शानजे के मुंह पर रख दिया और वो लड़की जो भी थोड़ी देर पहले अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में थी, उसके बाजुओं में हूं वो बेहोश हो गई थी। ये लड़कियां कितनी बोलती है। शुक्र है कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, वरना तो मैं एक दिन में ही पागल हो जाता। पता नहीं इनके घर वाले इन्हें किस तरह झेलते हैं, और खास तौर पर इनके शौहर। मुझे तो समझ नहीं आती कि लड़की शादी क्यों करते हैं, किस तरह वो ऐसी मुसीबत को झेल लेते हैं। मेरा तो चंद मिनटों में ही इस लड़की ने दिमाग खराब कर दिया है। आरके ने उसे पास पड़े बेड पर लिटा दिया था। वो दोबारा से अपनी मतलूबा चीज ढूंढने लगा था। अचानक से उसकी आंखों की चमक बढ़ गई, ऐसे जैसे कुछ बहुत कीमती उसे मिल गया हो। आरके ने पलटकर एक नजर शानजे को देखा। उसके चेहरे पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी और फिर वो खिड़की से बाहर कूद गया। सर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। हमने सिक्योरिटी को बुला लिया, पुलिस भी आ चुकी है। वो सारे मामलात को देख रहे हैं और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये सब कुछ किया किसने है और किस मकसद के लिए किया है। आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? वो शख्स मुझे जल्द से जल्द चाहिए जिसने ये हरकत की है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ही हॉस्पिटल में घुसने की और मेरी ही बेटी को इस हाल में पहुंचाने की? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है आप लोगों के पास। अगर 2 दिन में वो शख्स मेरे सामने ना आया तो फिर जो मैं तुम लोगों के साथ करूंगा ना, तुम लोगों को खुद भी समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ। सर, अब प्लीज गुस्सा मत करें। अब मैम की फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक है। इन्हें बस बेहोश करने की दवा दी गई थी और कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर में वो होश में आ जाएंगी।
किसने मेरे हॉस्पिटल में घुसकर इतना तमाशा किया, यहाँ तक कि मेरी बेटी को तकलीफ दी, और तुम कह रही हो कि कुछ भी नहीं हुआ। हॉस्पिटल का स्टाफ और चंद पुलिस वाले यावर राजपूत के सामने नजरें झुकाए खड़े थे, और वो इन पर इस तरह बरस रहे थे जैसे जैसे कि वो इनके खरीदे हुए गुलाम हो। यावर साहब अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू में रखे। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सबने पलटकर पीछे देखा, जहां पर पुलिस की वर्दी में एक हैंडसम सा नौजवान खड़ा वो नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में ना कोई डर था ना कोई खौफ। सब लोग उसकी इस शानदार पर्सनालिटी को देखकर हैरान थे, और वो चलता हुआ यावर साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह मेरे सामने आकर खड़े होने की? मैं कौन हूं ये तो आपको ये वर्दी देखकर ही समझ जाना चाहिए था। मैं यहाँ की पुलिस का नया ऑफिसर हूँ, रेयान खानजादा। और जहां तक बात है हिम्मत की, तो हम पुलिस वालों की हिम्मत की तो बात ही मत करें। खैर छोड़ें इन सब बातों को, आप फिक्र मत करें। आपके इस हॉस्पिटल में जो भी वाकया पेश आया, मैं खुद उसकी सारी तहकीकात करूंगा और आपके मुजरिम को जल्द ही आपके सामने ले आऊंगा। ये मेरा अब से वादा है। अब अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। मुझे यहाँ के स्टाफ से और लोगों से कुछ पूछना है। यावर राजपूत को ये नया पुलिस वाला कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन इस वक्त खामोश रहना उन्होंने बेहतर समझा और गुस्से से वहां से चले गए। सब लोगों से पूछने के बाद अब वो उसके कमरे के बाहर खड़ा था, जहां शांति मौजूद थी, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे यही बताया था कि यहाँ आने वाले शख्स को उनकी मैम ने देखा है और वही उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। मिस शांति राजपूत, कैसी हैं आप? अब तो काफी बेहतर लग रही हैं आप। मुझे बताएं, क्या आपने उस शख्स को देखा था? क्या आप उन्हें जानती है? रेहान उसके सामने खड़ा उससे पूछ रहा था, मगर शांति तो बस हैरत से उसकी आंखों को देख रही थी। मैं जानता हूं कि मैं हैंडसम हूं, और अक्सर लड़कियां मुझे देखकर इसी तरह खो जाती हैं। अब अगर आपने मुझे देख लिया हो तो मुझे आप बताना पसंद करेंगी कि वो शख्स कौन था? रेहान की बात पर शांति को शर्मिंदगी हुई। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, जिसने तो कभी भी पलटकर किसी को नहीं देखा था। उसने तो फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अरे आप तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। आप देख सकती हैं ना कि जब तक मैं यहाँ हूँ, आप चाहें तो मैं आपको अपनी जाते हुए एक तस्वीर भी दे सकता हूँ, और नंबर भी। किसी बड़ी खुशफहमी में रहने की आपको जरूरत नहीं है। मैं बस आपको इसलिए देख रही थी क्योंकि जो शख्स यहाँ आया था उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन आंखों का रंग और था। आपकी आंखों को देखकर मुझे वो शख्स याद आ गया, इसीलिए मैं इस तरह से देख रही थी। ओह, तो ये बात है क्या? आपने उसका चेहरा देखा था? जी नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। उसके चेहरे पर नकाब था। मैंने बस उसकी आंखें ही देखी थी, बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन रंग थोड़ा मुख्तलिफ था। रेहान ने उसकी बात मुकम्मल की थी क्योंकि वो दोबारा से उसकी आंखों को गौर से देखने लगी थी। शांति ने पूरी बात रेहान को बता दी थी, जिससे वो बहुत गौर और तवज्जो से सुन रहा था। ठीक है मिस, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। रेहान जाने ही वाला था जब शांति की बात सुनकर वही रुक गया। मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी उस शख्स को ढूंढ लेंगे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारा काम भी मुजरिमों को ढूंढना है। रेहान ने पलटकर शांति को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब देकर वो कमरे से बाहर निकल गया। पीछे शांति से दोबारा उसे उसे सोचने लगी थी। उस पुलिस वाले को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे वही शख्स हो। आंखें भी वैसी, लेकिन उसकी आंखों का कलर मुख्तलिफ था। और वैसे भी वो एक मुजरिम है और ये एक पुलिस वाला, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं भी ना, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब चीजें सोचने लगती हूँ। डैड भी अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। मुझे खुद अकेले ही घर जाना पड़ेगा। शांति ने बिस्तर से उठकर अपनी जरूरत की सारी चीजें अपने पर्स में डाली थी और हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल गई। तुम जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। कितनी बार तुम्हें समझाया कि अकेली मत जाया करो। तुम्हारे डैड भी कह कह कर थक गए, गार्ड्स को अपने साथ रखा करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही कहाँ आती है। अगर आज तुम्हें कुछ खो जाता तो? अरे मॉम, आप क्यों इस तरह से परेशान हो रही है? मुझे कुछ नहीं होता। आप क्या अपनी बेटी को जानती नहीं है? ऐसी मामूली लोगों से मैं
डरती नहीं हूँ, और वो तो उसने मुझे बेहोश कर दिया था, वरना मैं उस शख्स को इतनी आसानी से जाने ही ना देती। शांसी, मैं मजाक नहीं कर रही। तुम क्यों मेरी कोई बात नहीं मानती हो? मैं तो तुम्हारी इस जॉब और हॉस्पिटल के चक्कर में थी ही नहीं। तुम्हें डॉक्टर बनना था, डिग्री लेनी थी, ले ली। अब मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। अरे मॉम, क्या हो गया है? डिग्री मैंने लोगों को दिखाने के लिए नहीं ली है, बल्कि इसलिए ली है ताकि एक अच्छी डॉक्टर बनकर मैं लोगों की मदद कर सकूं। अब इस एक शख्स की वजह से क्या मैं अपने बचपन का ख्वाब अधूरा छोड़ दूं? और वैसे भी अब क्यों फिक्र कर रही हैं? वो जो कोई भी था, जल्दी पकड़ा जाएगा। डैड के इतने सारे ताल्लुकात हैं, ऐसे भी भला कोई शख्स मेरे हॉस्पिटल में घुसे और डैड उस तक न पहुंच पाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बेफिक्र हो जाए। डैड के होते हुए कोई भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चले, अब जल्दी से खाना लगाए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम और तुम्हारे डैड कभी मेरी बात ही नहीं मानते हो, हमेशा अपनी मर्जी करते हो। मैं तो जैसे इस घर का फर्द ही नहीं हूँ। मेरी बात को तो कोई अहमियत ही नहीं देता। हुमा बेगम को हमेशा की तरह ये बात बुरी लग गई थी। यावर साहब और शान से उनकी तकलीफ नहीं समझते थे। उनकी एक ही बेटी थी और वो किसी कीमत भी अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन ये बेटी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अरे यार, अब इस तरह से नाराज क्यों हो रही है? अच्छा ठीक है, जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिलेगा जिसे देखकर मुझे लगे कि यही मेरा आइडियल है, तो मैं फौरन से शादी कर लूंगी। अब तो खुश हो जाए। शांजी उनके गले में बाजू डालकर बच्चों की तरह उन्हें मना रही थी। हुमा बेगम ने भी अपने आंसू साफ किए थे और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। अरे, उठ गई मेरी बेटी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे, ये कहाँ जाने की तैयारी हुई है? कहाँ जाना है डैड? हॉस्पिटल जाने के तैयार हो रहे हो? 2 दिन तो मुझे हो गए हैं घर में। अब मैं रोज वहां से छुट्टी तो नहीं कर सकती ना। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं भी जाने की। सुकून से घर बैठो कुछ दिन। अभी तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, और वैसे भी वो शख्स अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है। अरे मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए था। जैसे पता नहीं मैं कितने सालों से बीमार थी, बस जरा सी ही बेहोश हुई थी, और वो भी उस शख्स ने कुछ ऐसा किया था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप फिक्र मत करें। ऐसे कैसे फिक्र न करूं? पता नहीं वो कौन था और क्या चाहता था। अगर वो दोबारा से आ गया तो फिर? जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता और पुलिस उस शख्स तक पहुंच नहीं जाती, तब तक तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। अरे मॉम, क्या हो गया है आपको? अब कैसी बातें कर रहे हो? हमारी पुलिस का आपको पता ही है, उनसे तो कभी मुजरिम वैसे भी पकड़े नहीं गए। तो क्या मैं यहाँ बैठकर उनका इंतजार करूं? फिर तो हो गया काम। आपके कहने पर 2 दिन से घर पर हूं। अब मैं मजीद घर पर नहीं बैठ सकती, बहुत सारे काम है, इसलिए आज मेरा जाना जरूरी है। तुमने और तुम्हारे डैड ने कभी मेरी बात पहले जो मानी है? मैं तो जैसे इस घर का फर्द ही नहीं हूँ। सभी अपनी मनमानी करते हैं। मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है, ना कभी किसी ने मेरी बात को अहमियत दी है। जिसका जो चीज में आता है वो वही करता है। उमर बेगम को शांसे की बात सुनकर गुस्सा आया था। वो अपनी बेटी की कितनी परवाह करती थी, लेकिन शांसे की ऐसी लापरवाही पे उन्हें परेशानी में ऊँट डाल देती थी। अरे माम, आप फिक्र मत करें, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगी और जल्दी घर वापस आ जाऊंगी, प्रॉमिस। अब तो नाराज मत हो। और वहां पर मैं कौन सा अकेली होंगी? और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको पहुंच कर फोन भी करूंगी, और सिर्फ 2 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी। शांति झुक कर अपनी माँ के चेहरे पर प्यार करने लगी और अपना बैग उठाकर वो घर से बाहर निकल गई। अरे बेटा, पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? मेरी बात माने तो वहां जाना ठीक नहीं है। ऐसी जगहों पर शरीफ लड़कियों का जाना अच्छी बात नहीं होती। रहमान बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे हॉस्पिटल पर कुछ लोगों ने हमला किया था। अब इस मामले को मुझे खुद ही देखना होगा ना, और इसके लिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। और आप फिक्र मत करें, मैं ज्यादा टाइम नहीं रुकूंगी। बस उस पुलिस ऑफिसर से मेरी मुलाकात हो जाए, और उसके बाद मैं हॉस्पिटल के लिए निकलूंगी। ठीक है बेटा, जैसे आपको मुनासिब लगता है। सर, आपसे मिलने कोई मिसेस शानजे राजपूत आई है। रेयान अपने ऑफिस में बैठा
फाइलों में गुम था। शानजे का नाम सुनकर फौरन से उसने चेहरा ऊपर उठाया। ठीक है, भेज दे मैं। रियान ने जलता हुआ सिगरेट फेंक दिया था और दोबारा से अपने काम में लग गया था। आइए बैठिए मिस शानजे। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं वाकई आपको इतना पसंद आया हूँ कि मुझे देखने के लिए आप यहाँ तक चले आए। खैर, अगर आप मुझे बता देती तो मैं आपको यहाँ आने की जहमत ही ना आपको करनी पड़ती। हम कहीं बाहर मिल लेते। किसी खुशफहमी में मत रहिए मिस्टर ऑफिसर। मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए नहीं आई। मुझे यकीन था कि आप नहीं आएंगे, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। ओह, आपको मुझ पर इतना यकीन हो गया एक ही दिन में? मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं आऊंगा? आप जैसे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये दुनिया के सामने कुछ और होते हैं और अपने उस बंद कमरे में कुछ और। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि मुझे आप बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और जल्द अज जल्द उस शख्स को पकड़ें। आपको क्या लगता है मैडम, हम यहाँ पर मुजरिमों को पकड़ने के लिए नहीं तो फिर किस लिए काम करते हैं? मुझे अच्छी तरह पता है कि आप लोग किस लिए काम करते हैं और किसके कहने पर काम करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि कितने पैसे चाहिए आपको। जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन उस शख्स को जल्द अज जल्द पकड़े। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है और किस तरह से काम करना है, और ना ही आपके पैसों की जरूरत है। अपने पैसे आप अपने पास रखें। मेरे सामने ज्यादा शरीफ और ईमानदार बनने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये पुलिस वाले पैसे के बगैर एक कदम भी नहीं चलते, और मैं उस शख्स को पकड़ना चाहती हूँ ताकि मुझे पता चले कि वो मेरे हॉस्पिटल में किस मकसद से आया था। इसलिए जितने भी पैसे चाहिए हो मुझसे ले लेना, लेकिन काम में जरा सी भी कोताही नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। शानजी की बात सुनकर रियान को शदीद गुस्सा आया था। वो लड़की उसे ऐसा समझ रही थी, वो जिसने अपना हमेशा हर काम पूरी ईमानदारी से किया था। वो अपनी कुर्सी से उठकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। तो इसका मतलब है कि आप मुझे खरीदने आए हैं, लेकिन मेरी कीमत आप अदा नहीं कर सकती, इसलिए ऐसी कोशिश भी मत करें। और जहां तक बात है मेरे काम की, तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए और किस तरह करना है। अब आप जा सकते हैं। दोबारा अगर मुझसे मिलने को दिल करे तो मुझे बता दीजिएगा, हम बाहर कहीं मिल लेंगे। ये जगह मिलने के लिए मुनासिब नहीं। रियान की आखिरी बात पर शानजी ने गुस्से से उसकी जानिब देखा और फौरन अपना बैग उठाकर वहां से निकल आई। मजीद उस ऑफिसर को बर्दाश्त करना उसके लिए मुमकिन नहीं था, तो उसने यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाना ही बेहतर समझा। समझता क्या है अपने आप को? उसे लगता है कि मैं वहां पर उससे मिलने के लिए गई थी। अजीब पागल इंसान। ये सब पुलिस वाले होते ही एक जैसे हैं। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। डैड खुद ही उन लोगों से निपट लेंगे। पागल इंसान। गाड़ी में बैठकर भी वो जैसे शानजे को उसकी बात, उसका चेहरा याद आ रहा था। वैसे वैसे उसे सोचकर गुस्सा आ रहा था। अपने गुस्से को कम करने के लिए उसने खिड़की से बाहर के नज़ारे देखने शुरू कर दिए। बारिश की वजह से मौसम काफी खुशगवार और अच्छा था, और ये सब देखकर उसका मूड भी अब काफी बेहतर हो चुका था। अरे फहद, तुम यहाँ? तुम कब वापस आए? जैसे ही मुझे पता चला तो मेरी जाने के बाद यहाँ क्या हुआ, तुमने तो बताने की जरूरत नहीं समझी। अंकल से ही पता चला था। अरे कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर ऐसे ही परेशान हो जाता है। तुम्हें भी बिला वजह वापस बुलवा लिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताया था। कितनी गलत बात है ना शानजे, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, इसके बावजूद भी तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। तुम जानती हो, जब अंकल ने मुझे बताया था कि तुम्हारी तबीयत के बारे में, तो मैं कितना परेशान हो गया था। सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करके मैं फौरन से वापस आया हूँ, और तुम कह रही हो कि कोई बड़ी बात ही नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अच्छा बस बस, अब दोबारा से अपने वो फिर डायलॉग मत शुरू कर देना। देखो तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे ही छोटा सा हादसा था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, और तुम्हें भी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शानजे ने अपना बैग टेबल पर रखा और उसके पास रखी कुर्सी पर ही बैठ गई थी। फहद और शानजे की बचपन से ही अच्छी दोस्ती थी। फहद उसके डैड का दोस्त का बेटा था।
वो भी बहुत अच्छा और काबिल डॉक्टर था। उन दोनों ने मिलकर ही डिग्री मुकम्मल की थी और ये हॉस्पिटल बनाया था। फहद अपने कोर्स के सिलसिले में 1 महीना पहले ही अमेरिका गया था। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। अच्छा लेकिन तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बगैर मुझे कोई भी चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन तुम मेरी कोई बात मानती ही नहीं हो। अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली जाती तो पीछे से मेरा सारा काम कौन देखता। अच्छा चलो ठीक है, वहां तो तुम मेरे साथ नहीं गए, लेकिन अब तो हम बाहर चल सकते हैं ना। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तुम्हारी फिक्र में जल्दी जल्दी भागा चला आया। अब चलो किसी अच्छी सी जगह पे जाकर सबसे पहले तो हम अच्छा सा नाश्ता करेंगे, बाकी काम बाद में देखेंगे। नहीं यार, तुम यहीं पर कुछ मंगवा लो, बाहर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हें पता है मैं पूरे 2 दिन बाद हॉस्पिटल आई हूँ और ये बहुत सारे काम देख लिया है। काम होते रहेंगे यार, पूरा दिन गुजार देना है। सिर्फ 1-2 घंटे की ही बात है, वापस आकर काम भी देख लेंगे। अब जल्दी से आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा ना, चल रही हूँ। इतने बड़े हो गए लेकिन आदत तुम्हारी बिल्कुल बचपन वाली ही है। लेकिन इसके बाद तुम मुझे कहीं और नहीं लेकर जाओगे, सीधा वापस यहाँ ही लेकर आओगे। अच्छा भाई ठीक है, तुम चलो तो सही। तुम अंदर जाओ, मैं गाड़ी पार करके आता हूँ। शांति भी अपनी बैग लेकर गाड़ी से निकली थी और अब उसका रुख रेस्टोरेंट की जानिब था। इससे पहले कि वो अंदर जाती, किसी ने अंदर जाने से पहले ही उसे इतनी तेजी से अपनी जानिब खींचा था कि शांति को तो कुछ समझ ही नहीं आई थी कि ये हुआ क्या। अचानक ही इसे कुछ टूटने की जोरदार आवाज उसके कान में पड़ी। जब उसने सामने देखा तो रेस्टोरेंट का शीशे का दरवाजा मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। शांति ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। जब उसने चेहरा ऊपर करके देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसे शदीद हैरत हुई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें पकड़ने का, लेकिन अभी अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम यहाँ पर जिंदा सलामत खड़ी ही ना होती। क्या मतलब है आपकी बात का? मतलब ये डॉक्टरनी साहिबा, किसी ने आप पर गोली चलाई थी, तो अगर सही वक्त पर मैं यहाँ ना पहुंचता तो आप शायद इस दुनिया में मौजूद ही ना होती। रेहान उसे अपने साथ एक साइड पर ले आया था जहां पर किसी की भी उन पर नजर नहीं पड़ रही थी। और क्या कहा था आपने कि हम पुलिस वालों को अपना काम ठीक तरीके से करना नहीं आता? मैडम, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा क्या काम है और हमें किस तरह से अपना काम करना है। अगर आप हम पर तवज्जो देने के बजाय अपने आसपास तवज्जो देंगी तो महफूज रहेंगी। रेहान उसे वही छोड़कर वहां से जा चुका था। शांति तो उसकी बातों को ही सोच रही थी। वो शख्स जब भी उसके सामने आता था अजीब सा ही उसे एहसास होता था। क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा भी था कि अंदर चली जाना। और ये क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर किसी ने फायरिंग की थी क्या? लोग भी जमा हुए हैं। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए, यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। हाँ ठीक है, तुम चलो यहाँ से। सारे रास्ते शांति उसकी कही हुई बात सोचती आई थी। इंसान को अपने आसपास नजर रखनी चाहिए। आखिर कौन था जिसे नुकसान पहुंचाना चाहता था? उसने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, तो फिर ऐसा कौन था जिसके साथ ये सब कुछ कर रहा था? फहद, तुम एक काम करो, मुझे घर छोड़ दो। क्या हुआ शांति, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस वो मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, बस इसीलिए तुम मुझे घर छोड़ दो। हम शाम को बात करेंगे। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, और कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल लाजमी कर लेना। ये सब क्या हो रहा है? ये इतना रश क्यों लगाया है यहाँ पर? शांति जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, वहां पर हॉस्पिटल का स्टाफ और कुछ लोग जमा थे। आइए आइए डॉक्टरनी साहिबा, आप ही का इंतजार हो रहा था। आप फिर यहाँ आ गए। आपको मेरा पीछा करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? मुजरिमों को ढूंढना, उनका पीछा करना और उन्हें पकड़ना, यही हमारा काम है और यही हम लोग कर रहे हैं। क्या मतलब है आपकी इस बात का? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं मुजरिम हूँ? फिलहाल तो आप ही हैं, इसलिए आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आप पागल तो नहीं हो गए? पीछे ही पड़ गए हैं मेरे, बजाय इसके कि मेरे हॉस्पिटल में जो वाकया हुआ है आप उसकी तहकीकात करें, उसके मुजरिम को मेरे सामने लाए। आप मुझ पर आए दिन परेशान मुझे यहाँ करने आ जाते हैं। उसकी तहकीकात ही चल रही है, लेकिन फिलहाल
जो आपके हॉस्पिटल से वाकया हुआ है उसकी जिम्मेदार आप ही है। आपके हॉस्पिटल में कल रात 4 लोगों की डेथ हुई है। उनकी मौत भी गलत दवा देने की वजह से हुई है और सुबह होने पर उनकी डेड बॉडी भी यहाँ से गायब है। अब जैसा कि इस हॉस्पिटल की मालिक आप है, तो इसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। इसी सिलसिले में आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, क्योंकि मरने वालों के लवाहकीन को इंसाफ चाहिए और हमारा काम इंसाफ दिलाना है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे हॉस्पिटल में ये सब कुछ नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। डॉक्टरनी साहबा, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। सब कुछ आपके सामने है। चाहे तो अपनी पूरी तसल्ली कर ले। फहद, ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे हॉस्पिटल में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तुम समझाओ इन लोगों को। ये मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। शानज़ेब, मैं जानता हूँ कि इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता। तुम अभी उनके साथ जाओ, मैं बाकी के मामला संभाल लूंगा। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं इनके साथ चली जाऊं? अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी? मैडम, जाना तो आपको पड़ेगा। आपने ही कहा था ना कि हम अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते, और जब हम अपना काम ठीक तरीके से करने लगते हैं तो आप जैसे अमीर लोग हमारे साथ ताउन करने के बजाय बहस करने लगते हैं। अब अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगी तो मरने वालों का लौहाकिन तो यही कहेंगे ना कि पुलिस वाले इंसाफ नहीं करते, बड़े लोगों को पकड़ने नहीं गए। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें। रेहान की बात सुनकर शानज़ी को जी भर के गुस्सा आया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो शख्स अपना कोई जाती बता ले रहा था या वाकई में अपना फर्ज निभा रहा था। लेकिन अब जो भी था, जाना तो उसे था ही। खामोशी से वो उनके साथ चल पड़ी थी। यावर, मैंने कहा था ना कि आपको कोई गलतफहमी हुई है जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। देखिए, वो अब कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गई है। मेरी बेटी पुलिस स्टेशन में है और आप इस तरह से हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं। शाम होने वाली है, कुछ करें, उसे वापस लेकर आए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है? मैंने अपना हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया है, लेकिन वो पुलिस वाला मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसका कहना है कि जब तक कानूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी वो शानज़े को घर नहीं आने देगा। मैंने उसे पैसों का भी लालच दिया, लेकिन वो पैसे लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तुम बताओ, अब मैं क्या करूं? तो आप किसी वकील से बात करें। मेरी बेटी बेगुनाह है। उसने लोगों की मदद के लिए अस्पताल बनाया था। वो भला क्यों किसी की जान लेगी? बेगम, ये बात सिर्फ मैं और आप जानते हैं। लोगों को ये बात बताने के लिए सबूत की जरूरत है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए फिलहाल मुझे परेशान मत करें। जाए यहाँ से और मुझे कुछ सोचने दे। आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही परेशान है? मेरी बेटी है वो, मुझे उसकी ज्यादा फिक्र हो रही है। पता नहीं वहां वो किस किस्म के लोग होंगे। आप एक काम करें, मुझे वहां लेकर जाए। मैं एक मर्तबा उससे देख लूंगी ना, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। फिलहाल आप अपने कमरे में चले जाए। मैं आपको कहीं नहीं लेकर जा सकता। मुझे कुछ सोचने दे कि क्या करना है। यावर गुस्से से वहां से उठकर चले गए थे और पीछे हुमा बेगम वहीं बैठकर रोने लगी थी। सर, आपने जैसा कहा था हमने वैसा वैसा ही किया है। हमने मैम को लॉकअप के साथ वाले रूम में बिठा दिया है। उन पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं की गई। गुड, अब तुम जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और हाँ, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जी सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। क्या आप अपने हर मुजरिम को इसी तरह से अलग कमरे में बिठाकर खाना पेश करते हैं और फिर इसी तरह से सामने बैठकर उसे घूरते हैं? रेहान उसके लिए खुद खाना लेकर कमरे में आया था। खाना उसके सामने रखकर वो खुद भी उसके सामने बैठकर उसे गौर से देखने लगा। बिल्कुल भी नहीं, बस कुछ खास मुजरिम ऐसे होते हैं जिनसे नजरें हटाने का दिल ही नहीं करता। पुलिस वाले करप्ट होते हैं, ये तो मुझे बहुत पहले से ही पता था, लेकिन इस किस्म के भी ठड़की भी होते हैं, ये बात मुझे आज पता चली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सिर्फ मुझे देखने के लिए ये सारा ड्रामा किया? काफी समझदार है आप डॉक्टर साहिबा। अब जरा खाना शुरू करें, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे नहीं खाना, अपना खाना अपने पास रखो। मुझे अभी के अभी मेरे घर वापस भेजो,
वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। आज तो आप कहीं नहीं जा सकती। आप ही ने तो कहा था कि हम लोग ठीक से काम नहीं करते, और अब जब अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं तब भी आप करने नहीं दे रही। अब देखे, अगर आपको यहाँ से जाने दूंगा तो फिर तो अपने काम के साथ बेईमानी होगी ना। इसलिए आपको सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। आपके डैड वकील को लाएंगे, कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे, और उसके बाद आप घर जा सकते हैं। मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ जानबूझकर मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो। एक दफा मुझे यहाँ से तुम बस बाहर जाने दो, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। बाहर जाकर भी देखेंगी? अभी तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, जितना देखे अभी भी देख ले। रान ने भी उसे तंग करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम्हें ना पुलिस वाला तो हरगिज नहीं होना चाहिए था। तुम गली के सड़क छाप आवारा लड़कों की तरह हो। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि तुम पुलिस वाला किस लिए बना दिया, वो भी इतना बड़ा ऑफिसर। देख ले बस डॉक्टरनी साहिबा, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आप जैसी बेवकूफ लड़की डॉक्टर बनकर इतना बड़ा हॉस्पिटल चला सकती है, तो फिर मेरे जैसा आवारा लड़का पुलिस ऑफिसर भी बन सकता है। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मैं बेवकूफ हूँ? तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं एक बहुत अच्छी और काबिल डॉक्टर हूँ। तुम्हारी तरह रिश्वत नहीं लेती, और ना ही तुम्हारी तरह पैसे देकर पास हुई। ओह, आपको कैसे पता चला कि मैं पैसे देकर पास होता रहा हूं? रेहान ने ऐसे जाहिर किया जैसे वाकई उसे इस बात से शदीद हैरत हुई हो। ऑफिसर साहब, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं। मुजरिमों का साथ बैठकर गुफ्तगू करना आपके काम का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुजरिमों के साथ बैठकर गुफ्तगू करना हमारे काम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनसे तफ्तीश करना तो हमारा काम है ना। अब मुझे जरा आप बताना पसंद करेंगी कि आपके वो लोग जो आपके हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए थे, उन्हें क्यों मारा, और उसके बाद उनकी डेड बॉडी कहाँ गायब करवा दी? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। मैं मानती हूँ कि हॉस्पिटल मेरा है, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि आपको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत जल्द पता लगवा लूंगा कि इन सब के पीछे कौन है। रान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और कमरे से बाहर निकलकर सामने रखी चेयर पर बैठ गया। उसकी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया था, लेकिन उस लड़की को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता था। वो भी उस लड़की को जो पहली नजर में उसकी दिल की दुनिया को हिला गई थी। वो पुलिस वाला था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि पुलिस स्टेशन का माहौल एक लड़की के लिए कैसा होता है, इसलिए आज उसको घर जाने का कोई भी इरादा नहीं था। पूरी रात उस कमरे के बाहर बैठा रहा, जबकि बाकी लोग भी अपने सर को देखकर हैरान थे, मगर किसी में उससे पूछने की हिम्मत नहीं थी कि शानजे को यहाँ आए तकरीबन आधा घंटा हुआ था जब अचानक ही पूरी पुलिस स्टेशन में हलचल मच गई थी। यावर रात को शदीद तेज के आलम में पुलिस ऑफिसर्स के रूम में दाखिल होते दहाड़े थे। व्हाट द हेल आर यू मिस्टर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हथकड़ी लगाने की? किस बना पर आपने ये जाहिलाना हरकत की है? यावर साहब की आवाज सुनते शान से पुरसकून हुई थी कि अब उसके डैड सब संभालेंगे। देखिए सर, आप इस तरह से एक सीनियर ऑफिसर से बात नहीं कर सकते। आपकी बेटी के हॉस्पिटल में इतना बड़ा खेल खेला गया, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें पता ना हो? इस वक्त तमाम सबूत उनके खिलाफ है। आप पर आपकी परेशानी में समझ सकता हूँ। जल्दी असल मुजरिम मेरी हिरासत में होगा। रियान ने मुतानत से बात की थी। वो पहले ही बहुत उलझे हुए थे। मजीद परेशान करना उसने मुनासिब न समझा। बड़े से बड़ा ओहदा मुझे मेरे बेटी से अजीज नहीं। आप ये कॉल पर बात करें, बाकी का लेक्चर किसी और वक्त के लिए संभाल लें, कहते हुए शानजे की तरफ बढ़े थे। रियान ने अपने सीनियर से बात करते शानजे को रिहा कर दिया था। रियान ने पुरसोच नजरों से उसे जाते देखा था। मैं आज नहीं आ सकता, कैंसिल कर दो। यावर राजपूत ने इनकार करना चाहा था, पर शानजे ने यावर साहब की मीटिंग को सुनते उन्हें रवाना किया था। वो पहले ही बहुत परेशान थे, मजीद किसी बात का स्ट्रेस उन्हें नहीं देना चाहती थी। डैड, आप मीटिंग अटेंड करें, मैं चली जाऊंगी। शानजे कहते हुए दूसरी गाड़ी में बैठी घर के लिए रवाना हुई थी। अभी वो कुछ फासला ही तय हुआ था कि शानसे ने गाड़ी को अनजाने रास्ते पर जाते थे चीख कर गाड़ी रुकवाई थी कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो
ये राजपूत पैलेस का रोड नहीं है, गाड़ी रोको। मैंने कहा रोको वरना मैं शोर मचा दूंगी। सर पर कैब रखे ड्राइवर ने मास्क से ढका चेहरा जूं ही उसकी चालक किया। शांजे की रीढ़ की हड्डी में सनसराहट थी। वो कोई और नहीं आरके था, वही जिसकी वजह से वो इतना कुछ सह रही थी। तो तुम यहाँ क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? शांजे बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी जब आरके ने उसकी गर्दन की मखसूस रग दबाते से बेहोश कर दिया था। अगली सुबह उसे होश आया तो खुद को एक अनजान जगह पर देखकर रूह फना हुई। वो तो घर जा रही थी, तो यहाँ कैसे पहुंची? शान से चारों तरफ का जायजा लेती दरवाजे की झाड़ी तोड़ी। उसे सब याद आ चुका था, कैसे वो आर के उसे बेहोश करता यहाँ लाया था। कोई है? खोलो दरवाजा, मुझे डैड के पास जाना है। सुन रहा है कोई? प्लीज दरवाजा खोलो। शान से बुरी तरह रोते दरवाजा खोलने की इल्तजा कर रही थी। वो न जाने कितनी देर रोती जब क्लिक की आवाज के साथ रूम अनलॉक हुआ और वही मास्क में धीमी सी खुशबू में बसा उसके करीब घुटनों के बल बैठता मगूर शांजे का चेहरा देखने लगा, जो कि मासूमियत भरी नकूश के साथ उस वक्त रोने की वजह से सुर्ख पड़ रहा था। बेबी को बाबा के पास जाना है, पर जिंदगी अब तुम पर आरके की नजर पड़ चुकी है और आरके का जो हो जाए वो उसकी दुनिया की कबासी बन जाता है। कहते आरके ने होले से उसके बाल सहराए। शांजे ने उसका लम्स अपने बालों पर महसूस करते वो सुन हुई थी। निकाह करोगी मुझसे? मैंने जिंदगी में कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया जितना इस वक्त कर रहा हूँ। तुम्हारी अदाएं मासूमियत मेरा वजूद घायल कर गई है। अब सांस लेना भी महान लगता है। आरके उसके नकूश को निगाहों में बसाते मध्यम लहजे में और आवाज में बोला था। उसका तमाम ध्यान शांजे पर था। जब शांजे राजपूत ने अपने अजली अंदाज में आती चपट कर उसका मास्क उतार चुकी थी, पर सामने नजर आने वाले चेहरे को देखकर आंखें वहशत से दाउन थी। दिल तेजी से धड़का था। वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर रेयान खानजादा था, जिसका छुपा हुआ चेहरा किसी और का नहीं आरके का था। तुम इतना बड़ा धोखा, चालबाज इंसान, मेरे जज्बातों का मजाक बनाए तुमने, मेरी बेबसी से लुत्फ लिया। शांति के आंसू टप टप गिरते रुखसार का हिस्सा बने। बस कोई बकवास नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आरके मेरी पहचान नहीं, मेरा साया है जो मुझे गुनाहगारों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनाना पड़ा। पर रेयान खानजादा सिर्फ तुम्हारा आसिर है, तुम्हारे दिल की पाकीज़गी मुझ तक आई तो मुझे यही रास्ता सूझा तुम्हें खुद तक लाने का। इरादा गलत था पर नीयत नहीं। शान से मैं दुनिया के लिए हैवान हूं, पर तुम्हारे लिए रेयान खानजादा का दिल मोम है। चाहे तो पिघलने दो, चाहे तो नोच दो। वो इसे अपने हाल दिल सुनाता साकित कर चुका था। आरती की हकीकत रेयान खानजादा का ये रूप शानजे सदमे में थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सामने खड़े शख्स की आंखों में हलगोरे लेती मोहब्बत की तपिश शानजे के वजूद को खाकस्तर कर रही थी। दिल की धड़कनें कानों में बजती सुनाई दे रही थी। ऐसी बेइख्तियारी कब महसूस की थी उसने? वो मोहब्बत नामी जज्बे से अनजान दुनिया के रंगों में ढली लड़की थी, जिसका लाउबाली पल उसकी खूबसूरती था। उसे कहाँ मालूम था कि एक जुनूनी इश्क उसका हकदार बना बैठा है। गलत है आप, दरिंदे हैं आप। न जाने कितने लोगों को तकलीफ दी आपने, और आप चाहते हैं कि मैं निकाह करूं आपसे? शांजे हवासों में लौटती कड़े दिल से बोली थी। मुझे इनकार पसंद नहीं है शांजे। मैं मोहब्बत में भी जुनून का कायल हूं, तो तुम्हारी हाँ या ना से फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी हो ये तय है। मुझे हैवान बनने पर मजबूर मत करो। मेरा आके होना मेरे मिशन का हिस्सा है। तुम्हारे डैड का हॉस्पिटल किसी पार्टीज के साथ काम कर रहा है। जानती हो कितना बड़ा बहरूपिया इंसान है? इंसान के रूप में बेड़िया हो, आए दिन इंसानी जानवरों का सौदा करता है, जबकि तुम्हारे डैड के सामने सब नॉर्मल है। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा उसकी हकीकत को सामने लाने के लिए, क्योंकि उसकी नजर एक बार तुम पर थी। हॉस्पिटल की फोटेज में कुछ क्लियर नहीं था, बस एक सुराग था, ये अंगूठी जो मुझे मुजरिम तक ले गई। अपनी बात मुकम्मल करते रेयान ने अपने लॉकेट से अंगूठी निकाल कर उसे दिखाई, जिसे देखकर शांसी की आंखें नाकाबिले हद तक फैल गई। ये तो उसके बाबा के बेस्ट फ्रेंड मिस्टर लगारी की अंगूठी थी, जो कि वो बचपन से ही उनके हाथ में देखती आई थी। अभी शांसी उस शौक से नहीं संभली थी जब रेयान एक फाइल ले उसके सामने आया। जानता हूँ ये अंगूठी तुम्हें यकीन नहीं दिला पाएगी, पर इस फाइल पर तो करोगी ना? मैं आरके बनकर
पिछले 1 माह से इनसे डीलिंग कर रहा हूँ। ये रहे सारे सब। कुछ ही देर में लगारी मेरी कस्टडी में होगा। अगर मैं तुम्हें किडनैप ना करता तो कब का अपने आदमियों से तुम्हें गायब करवा चुका था, क्योंकि इस बार शेख की डिमांड तुम थी। कहते हुए वो सर्द सांस खारिज कर गया था। शांजे ने बीगी पल के लिए उस शख्स को देखा था जो बिना कहे उसका साहिबान बन गया था। हर मोड़ पर किसी साय की तरह साथ दिया था और वो उसे ही गलत समझती रही थी। पर तुमने तो मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? कुछ दिन में किसी को कैसी मोहब्बत हो सकती है? शांजे ने गीली आंखें रगड़ते मुंह बसोरते हुए पूछा था। जब चुड़ैल पर दिल आ जाए तो शहजादी को कौन पसंद करता है? बस इसीलिए तुमसे दिल लगा लिया। और मोहब्बत एक अरसे की मोहताज नहीं, मोहब्बत होने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है। कहता हुआ वो मुस्कुराया था। 2 नंबर पुलिस वाले, तुमने मुझे चुड़ैल कहा? मैं तुम्हारे बाल नोचूंगी, जंगली आदमी। शांजे गड़ाती उसकी जाने पड़ी। अरे देखो तो सही, कैसे चुड़ैल वाली क्वालिटीज भी आना शुरू हो गई। अरे देवी रहम करो, मेरे ससुर गंजा दामाद कबूल नहीं करेंगे। हाँ, शादी के बाद ये शौक पूरा कर सकती हूँ। कहते हुए रेहान खानजादा उसकी पहुंच से दूर हुआ था। ससुर को गंजा दामाद मिले ना मिले, मगर तुम्हें जहन्नुम की सैर जरूर कराऊंगी। वो अब तक खुद को चुड़ैल के जाने पर भड़क रही थी। ओके जाना, माफी दो, मैं कवारा नहीं मरना चाहता। रेहान मसनूई बेचारगी चेहरे पर सजाते उसको मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। रोते हुए सुर्ख चेहरे पर फैलती मुस्कान ने रेहान का दिल अलग किले पर धड़काया था। बस करें एसपी साहब, कि ड्यूटी से हाथ ना धोना पड़े, क्योंकि डैड कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। अब की बार वो रिलैक्स ही। रेहान खानजादा नाम है मेरा, तुम्हें अपने नाम तो मैं करके रहूंगा, वो भी सुसर जी के आने से पहले, वरना भूल जाना तुम कभी यहाँ से निकल पाओगी। रेहान इस बार संजीदा था। पर रेहान, बाबा के बिना मैं कैसे निकाह कर सकती हूँ? तुम जानते हो ना वो मेरे लिए क्या है? शांजे की आंखें भर आई थी। डार्लिंग, ऐसी भी कोई होने वाली बात नहीं है। अभी सुसर साहब से आपकी बात कराता है। वैसे भी ये उस शाम दूसरा सरप्राइज होगा टू माय डियर। रेहान की बात उसके सर से ऊपर से गुजरी थी। सलाम सुसर जी, क्या हालात है आपके? जिगरी दोस्त अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं, आपकी इजाजत चाहिए। शाहजी राजपूत यहाँ बजात खुद मुझसे निकाह के लिए रजामंदी जाहिर कर रही है, पर वही बाबा के बगैर नहीं करना चाहती। उसकी जिद का इलाज तो बता। कहते हुए वो शरारती नजरों से शाहजी को देख रहा था, जो कि मुंह खोले उसे देख रही थी। डैड, ये सब क्या हो रहा है? क्या आप रेहान को जानते हैं? शाहजी ने उनसे पूछा था। शाहजी, ये रेहान खानजादा बाद में, मेरे पुराने यार का चैंप पहले है, जो इस दुनिया से जाने के बाद मेरे दिल में रहा। जब रेहान से मैं पहली बार मिला था, तभी मुझे सारी हकीकत से आगाज कर दिया था। पर लगारी के आदमियों की नजर थी हम पर, इसलिए ये चाल चलनी पड़ी ताकि दुश्मनों को उन्हीं की साजिश में फंसाकर बेनकाब किया जा सके। लगारी का बेटा पकड़ा जा चुका है, पर लगारी कुत्तों की तरह तुम्हें और रेहान को ढूंढ रहा है। तुम सेफ हो, यहाँ मैं तुम्हें महफूज हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए रेहान खानजादा को कबूल करता हूँ। यावर राजपूत उससे तमाम बातों से आगाही फराम करते नम आंखों से मुस्कुराए थे। बस करें राजपूत साहब, मैं भी माँ हूँ। एक तो मेरी बेटी को इतनी दूर भेज दिया, ऊपर से सारी मोहब्बत अकेले ही लुटाए जा रहे हैं। शान से मेरी जान, बस जल्दी से यहाँ आ जाओ। मेरा दिल बेचैन है तुम्हें सीने से लगाने के लिए, और इस बदमाश को तो मैं कान खींचूंगी। मेरी बेटी को कितना सताया है इसने। मिसेस राजपूत बेटी को देखकर जज्बाती हो गई थी। अब दामाद के साथ महवे गुफ्तगू थी। बेफिक्र रहे मामा, शांजे से मेरी जिंदगी जुड़ी है, इसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, वादा रहा। वो एक अज़म से बोला था। कुछ ही देर में अहम गवाहों की मौजूदगी में शांजे राजपूत से वो शान से रेहान खानजादा बन गई थी। माँ बाप की आंखों में आंसू थे। आज शांजे हमेशा के लिए पराई हो गई थी। शांजे रूम में बैठी घबराहट का शिकार थी जब दरवाजा खोलकर रेहान अंदर आया। मुबारक हो बेगम रेहान, आज हम दिल से एक दूसरे के हो। मेरी मोहब्बत की सदत मुझे तुम तक ले आई है। रेहान नरमी से उसकी पेशानी पर अकीदत से बड़ा बोसा देता अपने रिश्ते को मोतबिर कर गया था, मानो दुनिया की तमाम दौलत उसे कदमों में ढेर करती है। शाजी की झुकी पलकों की लर्जिश, चेहरे पर फैलती सुर्खी मोहब्बत के मुआवजे की गवाह थी। आने वाली जिंदगी दोनों के लिए नई खुशियों की नवीद लेकर आई थी।
तकलीफ के बादल जट गए थे। शानजे और रेयान हमेशा के लिए एक दूसरे से मनसूब हो चुके थे। उनका मिलना तय था। किस्मत ने ऐसा खेल रचाया था कि दोनों ही इश्क की मनाजिल तय करते अपने रिश्ते को मजबूत कर चुके थे। रेयान उसे अगले दिन लगारी की गिरफ्तारी की खबर सुनाता पुरसुकून कर चुका था। आज उनका इरादा राजपूत पैलेस जाकर उन सबसे मिलने का था। शानजे तो मानो हवाओं में उड़ रही थी। रेयान की मोहब्बत ने से निखार दिया था। माँ बाप से मिलती, हंसती खेलती शानजे खानजादा को उसका इश्क मुकम्मल कर गया था। दिल ने